की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के मिशन बुंदेलखंड का विश्लेषण करेंगे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा बदहाल है। यहां खेती की बदहाली से लेकर किसानों की आत्महत्या तक, पीने के पानी से लेकर बड़े पैमाने पर पलायन तक की बहुत बड़ी समस्या है। हजारों करोड़ के पैकेज भी बुंदेलखंड की बदहाली का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि इन पैकेज का पैसा नेताओं से लेकर अफसरों तक और अफसरों से लेकर ठेकेदारों तक सबकी जेब को भरता रहा। लेकिन इसके साथ साथ बुंदेलखंड की भूख, प्यास, गरीबी, बेकारी और पलायन भी बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार आदित्यनाथ योगी किसी इलाके के दौरे पर पहुंचे, तो वो है बुंदेलखंड। यह बड़ा संदेश है कि बुंदेलखंड के लिए योगी का मजबूत संकल्प है। शायद इसीलिए आज फिर उन्होंने यूपी के सिस्टम को सुस्ती छोड़ने की चेतावनी देने वाली बातें कही, जिसमें यह भी संदेश है कि यूपी के लिए कड़क योगी सिर्फ कुछ दिनों की ही बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। अगर न्यायालय ने कुछ कहा है उसका पालन होगा। किसी भी कार्यालय में 3 दिन से अधिक फाइल नहीं रुकेगी, और अगर रुकेगी तो फिर उस अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता। प्रशासन को भी जनता के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता। 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे पाएंगे। जिस सिस्टम को सुस्ती की आदत सी हो, उसके लिए सरकारों का बदल जाना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ दिनों के हो हल्ले के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने बाद भी यूपी में योगी कड़क हैं। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, इसका अंदाजा ऊपर से नीचे तक सिस्टम को अब तक हो चुका होगा। खाद्य रसद विभाग का खाद्यान्न बाजार में बिकेगा, एक संज्ञेय अपराध होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे, सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे अगर गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिका। कोई समझौता नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। यूपी में योगी सरकार को 1 महीना हो चुका है। योगी अपने मिशन में लगे हैं। 1 महीने के बाद उनका पहला आधिकारिक दौरा आज उत्तर प्रदेश के सबसे बदहाल इलाके बुंदेलखंड का हुआ, जिसके बारे में योगी ने कहा था कि वो पहला दौरा बुंदेलखंड का ही करेंगे। वो आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ से झांसी पहुंच गए। सबसे पहले जिला अस्पताल में गए, इसके बाद किसान बाजार और गल्ला मंडी में गए। तालाबों का भी निरीक्षण किया, स्कूलों का भी हाल देखा। वो कह रहे थे कि स्कूल में क्या खाना बनता है। स्कूल में रोटी सब्जी बनती है, दाल चावल, तहरी, दूध पीने को मिलता है। निर्देश कुछ नहीं दिए, बस बच्चों से प्यार करते हुए चले गए। विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं हम दे पाएंगे, 24 घंटे बिजली दे पाएंगे, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे पाएंगे, और जिनके घरों में शौचालय नहीं, हर एक घर को शौचालय देने में सफल हो जाएंगे, और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। झांसी में अस्पताल, बाजार, तालाब और स्कूल में सीएम योगी की प्रशासनिक छापेमारी का संदेश साफ है कि वो सिस्टम को सुस्त नहीं रहने देना चाहते। वो आज इन सभी जगहों पर अचानक निरीक्षण करके विकास भवन पहुंचे, जहां चित्रकूट और झांसी मंडल के सभी अधिकारियों की क्लास ली। हमारे एक एक मंत्री 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। आप अनुमान करिए, पहले लोग 1 घंटा नहीं मिल पाते थे, आज 18 घंटे 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, और लगातार वह आपकी एक एक समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगेंगे। योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड दौरे का एक बड़ा संदेश भी है, क्योंकि यही बुंदेलखंड है जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को 5 साल में बदल देने और गुजरात की कच्छ जैसा बना देने का वादा किया था। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा।
अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है भाई। शायद यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर बुंदेलखंड के पहले दौरे में पीएम मोदी का बार बार नाम ले रहे थे और अच्छे दिनों का मतलब समझा रहे थे और बुंदेलखंड में बदलाव लाने के वादे को पूरा करने की कस्में भी खा रहे थे। लोग कहते थे साहब अच्छे दिन कब आएंगे? अरे किसी गरीब के घर में जिस दिन उज्ज्वला योजना का रसोई गैस जलता है वही अच्छे दिन की शुरुआत है। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण हम लोग कर रहे थे, उस समय लोगों ने मुझे बताया कि साहब हम लोग यहाँ पे रहते हैं मोहल्ले में, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं मिला हम लोगों को। हमने कहा परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत विभाग के लोग स्वयं आएंगे आपके पास और आपको विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। पुअर वेलफेयर कार्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं, उन सभी गरीबों तक हम खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाएंगे। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र हरा भरा हो, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र अब सूखे के अभिशाप से मुक्त हो। सिस्टम को सुधारने का संकल्प तो योगी लगातार दिखा रहे हैं और अफसरों को अपनी आदत और वर्क कल्चर तुरंत बदल लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती सत्ता के उस नशे और अकड़ को रोकने की भी है जिसे दिखाने में योगी की पार्टी के एक विधायक खुद को रोक नहीं पाए। सीतापुर के बीजेपी विधायक महेंद्र यादव और उनके काफिले ने मुरादाबाद बरेली हाईवे पर एक टोल पर हाथापाई की क्योंकि उन्हें टोल पर सिर्फ 10 सेकंड रुकना पड़ गया। कल ही पीएम मोदी ने देश भर में लाल बत्ती का वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन नेताओं के दिमाग में लाल बत्ती घुसी पड़ी है, उसे कैसे निकाला जाएगा? आज योगी भी इस पर बोले। ये कोई अवसर मत दीजिए किसी को बोलने का, कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात कर लें। सत्ता की हनक सिर्फ नेताओं में ही नहीं, उनके शागिर्दों, उनके आसपास घिरे रहने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं में भी हो जाता है। जो पावर में होते हैं उन्हें लगता है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिस्टम को बदलने के साथ साथ इस सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है। झांसी से शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। बुंदेलखंड की तरह गुजरात का कच्छ इलाका भी विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ पिछड़ा इलाका था, लेकिन कच्छ की तस्वीर पिछले 16 साल में बदल गई। शायद इसलिए पीएम मोदी ने पिछले साल बुंदेलखंड के महोबा में जाकर और फिर इस साल यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान बुंदेलखंड को कच्छ जैसा बनाने का वादा किया था। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी बुंदेलखंड के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने की बात थी। इसमें तालाबों के विकास के लिए अलग अथॉरिटी बनाने की बात थी। योगी सरकार ने भी पहले कुछ आदेशों में बुंदेलखंड में पीने का पानी सुनिश्चित कराने के लिए 47 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन बुंदेलखंड की चुनौती योगी सरकार के लिए इतनी आसान नहीं है। हम आपको बुंदेलखंड की बदहाली की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। बुंदेलखंड इलाके में यूपी के 7 जिले और एमपी के 7 जिले आते हैं। इसमें झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा जैसे जिले हैं। बुंदेलखंड इलाके में पिछले 15 साल में 13 साल सूखा पड़ा, जिससे खेती पर निर्भर 2 करोड़ से ज्यादा लोग बदहाल हुए। ज्यादातर जिलों में ग्राउंड वाटर लेवल 60 से 120 फीट नीचे है। इलाके के ज्यादातर तालाब और नहरें सूखी पड़ी हैं। पीने के पानी की समस्या है। कई जगहों पर तो 10-10 हजार की आबादी के लिए सिर्फ एक कुआं है। इससे बड़े पैमाने पर खेती की बदहाली और पलायन जैसी बड़ी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड के 60 से 65% घरों में युवाओं का बड़े शहरों में पलायन हुआ। आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में प्रतिदिन 6000 लोगों का पलायन होता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में बुंदेलखंड से 18 लाख लोगों का पलायन हुआ है। हालत यह है कि सिर्फ 45% खेती की जमीन पर ही सिंचाई सुविधा है और यह सिंचाई भी बोरवेल से ग्राउंड वाटर के जरिए की जाती है। बुंदेलखंड के इलाके को 2009 में करीब 7000 करोड़ का पैकेज केंद्र से मिला, लेकिन इस पैकेज का फायदा किसानों से ज्यादा ठेकेदार और नेता उठाते हैं। भ्रष्टाचार और बुरी प्लानिंग की वजह से कर्ज में फंसे किसान बदहाल रहते हैं।
वर्ष 2003 से लेकर अब तक बुंदेलखंड में करीब 3,500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यानी सिर्फ हजारों करोड़ रुपए पैकेज किसानों का भला नहीं कर सकता, न ही बुंदेलखंड के इलाके का भला कर सकता है, क्योंकि ये पैकेज भ्रष्टाचार और खराब प्लानिंग की भेंट चढ़ जाते हैं। सुनियोजित तरीके से विकास और जमीनी स्तर पर सही प्लानिंग और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का अंत ही बुंदेलखंड का भला कर सकता है। बात भ्रष्टाचार की हुई है, आज की एक बड़ी खबर हमारे पास पाकिस्तान से आई है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी आज दांव पर लगी थी, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला उस पनामा केस में आना था, जिस केस में नवाज शरीफ के परिवार पर अवैध तरीके से विदेश में संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगे थे। 1 साल पहले पनामा पेपर्स से खुलासा हुआ था किस तरह से दुनिया भर के नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध संपत्ति बनाई और पैसा ठिकाने लगाया। इन पेपर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके बेटों और बेटी का भी नाम था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ पिछले 5.5 महीने से केस चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की कुर्सी को तो बख्श दिया, लेकिन उनकी बड़ी बेइज्जती तब हो गई जब उनके खिलाफ 60 दिन के अंदर स्पेशल जांच टीम द्वारा जांच करके रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस जांच टीम में पाकिस्तानी सेना से जुड़े संगठन के लोग भी होंगे, यानी नवाज शरीफ की सियासत अब पाकिस्तानी सेना की लाइफलाइन पर टिक गई। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनका परिवार और उनकी सरकार बहुत खुश है कि कम से कम नवाज शरीफ की कुर्सी बच गई, क्योंकि शरीफ परिवार की कथित अवैध संपत्ति और पनामा पेपर से हुए खुलासे वाले केस पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कम से कम 60 दिन के लिए बख्श दिया। देखिए, ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस चीज की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं? कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज कही है, एक चीज नहीं मानी उन्होंने, कतरी खत नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने जेआईटी पॉइंट किया। यानी 5 के 5 जजेस ने जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट पे वो मुस्तरद कर दिया। तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। 60 दिन की मोहलत मिली है सर, सिर्फ मोहलत मिली है 60 दिन की, और 60 दिन में पता चल जाएगा। जी, पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान ने पूछा, बेइज्जती का जश्न कौन मनाता है? लेकिन कुर्सी बच गई, इसी को नवाज शरीफ ने अपनी जीत मान लिया और जगह जगह जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्हें पीएम के पद से हटाने का ऑर्डर नहीं आया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष भी नहीं माना। दूसरे देशों में अवैध संपत्ति बनाने के आरोपों में नवाज शरीफ का परिवार घिरा है। इसी केस को लेकर 5.5 महीने तक नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। आज फैसले का दिन था। कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की कुर्सी चली जाएगी। 5 जज में 2 जज ने यह कह भी दिया, लेकिन 3 जज ने यह कहा कि जांच की और जरूरत है। 60 दिन में जेआईटी बनाकर जांच करने का ऑर्डर दिया। पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियां साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियां साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। यानी नवाज शरीफ की अभी और बेइज्जती होनी बाकी है, क्योंकि वो जब जेआईटी की जांच से गुजरेंगे, इस जेआईटी में उनकी सरकार के विभाग के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के संगठन के लोग भी होंगे। इमरान खान ने नवाज शरीफ का तुरंत इस्तीफा मांगा है। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे, और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक जेआईटी अपना फैसला नहीं करती, जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति की इस नए घटनाक्रम का क्या बड़ा असर पड़ेगा, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अब नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में एक तरह से पाकिस्तानी सेना के रहमो करम पर भी शरीफ घरेलू राजनीति में कमजोर हुए हैं, और इससे पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा मौका मिला है, जो फिलहाल जाधव केस में अपने झूठ पर अड़ी हुई है और कुलभूषण जाधव पर भारत को काउंसलर एक्सेस देने में आनाकानी कर रही है।
आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम पूरे देश में फैले उन फर्जी गोरक्षकों को बेनकाब करेंगे जिन्हें देखकर सच्चे गो भक्तों की आंखों में खून उतर आएगा और जिनकी बातें सुनकर गाय को माता समझने वालों के कान के पर्दे फटने लगेंगे, क्योंकि आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गोरक्षा को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझने वाले गुंडों के चेहरे से न सिर्फ नकाब उतारा है बल्कि उनके मुंह से वो सच उगलवाया है जिसने देश में गाय के नाम पर बेगुनाहों की जान लेने पर उतारू हो जाने वाली खूनी सोच को एक्सपोज कर दिया है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, भागना या पीटेंगे ऐसा क्यों आपको निकलने नहीं देंगे, पर ये गारंटी हमारी है कि 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। वाली में वो फूल तो निकला नहीं, हम अंदर तो पक्की टूट गई। ये गारंटी हमारी है, 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। ये 15-20 दिन तो चल लो वो है गलत। ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। भाई हम गारंटी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गोरक्षा दल के पूरे 6 राज्यों में आप एक सदस्य भी मुकदमा। स्वयं सेवा ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती। पहचान लीजिए गैंग्स ऑफ गोरक्षकों के इन चेहरों को, जिनके चेहरे से गोरक्षकों का चोला आज तक ने उतार फेंका है। वो तो हमारे कार्यकर्ता है ना, पकड़ के हाथ तोड़ देंगे। पुष्पेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोरक्षा दल, यूपी। यही ट्रेनिंग होती है, मतलब खून नहीं निकलना चाहिए। नरेंद्र कुमार, प्रवक्ता, राष्ट्रीय गोरक्षक दल, यूपी। हथियार भी बनवाए तो कुछ फायरिंग उधर से भी हो जाती है, कई बार इधर से भी हो जाती है। आचार्य सरोमित्र आर्य, संरक्षक, गोरक्षा दल, हरियाणा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने गैंग्स ऑफ गोरक्षकों के इन 3 चेहरों को बेनकाब किया है, जो अब एक एक करके अपनी गंदी जुबान से गोरक्षा की आड़ में अपनी गुंडागर्दी के राज खोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं गोरक्षा के चोले में छिपे गुंडों के खिलाफ आज तक का ऑपरेशन गैंग्स ऑफ गोरक्षा। गुंडों के चेहरों से गोरक्षक का चोला उतारने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गोरक्षा दलों के ठिकानों में घुसकर उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने का बखान खुद अपनी जुबान से किया। ये वो लोग हैं जो गाय के नाम पर इंसानों के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। अब हम आपको गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले फर्जी गोरक्षकों के कबूलनामे सुनाने वाले हैं। देश में सच्चे गो भक्तों को आज तक का ऑपरेशन गैंग्स ऑफ गोरक्षक विचलित कर सकता है। गोरक्षकों की गुंडागर्दी के ऐसे सबूत आए दिन मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोरक्षकों की ये गुंडागर्दी कोई सोची समझी साजिश नहीं होती, तो आज तक का ऑपरेशन गैंग्स ऑफ गोरक्षक आपकी आंख, नाक, कान खोल देगा। गोरक्षकों के अंधे कानून की दुनिया में घुसकर
आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बेनकाब कर डाले हैं गैंग्स ऑफ गोरक्षकों के रात से भी काले इरादे। जो चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो गोरक्षा के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी में भी माहिर हैं और मास्टरमाइंड भी, जो अब एक एक करके गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के तरीके बताएंगे। नागेंद्र कुमार, प्रवक्ता राष्ट्रीय गोरक्षा दल उत्तर प्रदेश, जिसे आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मुरादाबाद में ट्रैक किया। सुनिए कैसे चलती है गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की इनकी दुकान। हमारा सिस्टम क्या है, हमें पता चल जाती है, अपने सूत्रों से पता चलती है। देखो सब सूत्र होते हैं, ये भाई का वहाँ से गाड़ी निकल रही है, वहाँ से गाड़ी निकल रही है। जो सीनियर अधिकारी होता है, हम कुछ क्षेत्र उस पर विश्वास होता है, उसे सूचना दे देते हैं यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है, ठीक है, पहुँच गए। अगर वहाँ पुलिस पहुँच गई मौके पर तो ठीक है, हमें तो उसे गिराना ही है भाई, हमने तो पहले तुम्हें दे दी। यानी जिस तरह पुलिस के मुखबिर होते हैं वैसे ही इन फर्जी गोरक्षकों के मुखबिर भी होते हैं। खबर मिलते ही ये गुंडागर्दी के लिए निकल पड़ते हैं पूरी तैयारी के साथ। हमारा एक मकसद है, जब भी लड़के निकलो तो कनपट्टी के बरोबर के अपने डंडे लेके चलो। जब वो तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम भी उसे कम से कम उसे टांगे तो तोड़ी दो, जो जीवन भर में उठे ना। और अलीगढ़ टीम हमारी अधिकांश ये करती है, अलीगढ़ से राजस्थान से जो आते हैं अलीगढ़ से निकलती है ना गाड़ी। और फिर सामने आती है गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें। अब जरा खुद को गोरक्षक समझने वाले गुंडे नागेंद्र कुमार से सुनिए कि कैसे बेगुनाहों को पीटकर भी कानून से बचने का पूरा ध्यान रखा जाता है। पीटने वाली में मार कौन सी देते हो आप, ये और बताओ। खून नहीं निकलना चाहिए और मारी भी बरोबर लगनी चाहिए। अच्छा, यही ट्रेनिंग होती है, मतलब खून नहीं निकलना चाहिए। अगर वहाँ पुलिस आए, लेट आई ना, वो तो उसका दोष है, वो लेट आई कि हमने तो पहले बुलाया ना, पहले क्यों नहीं आई। पर मेन पॉइंट जो आपका था कि उसका होता क्या है, मेन पॉइंट यही होता है कि उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, भागना या पीटेंगे ऐसा, खून आपको निकलने नहीं देंगे। पर ये गारंटी हमारी है कि 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। अच्छा, चलवा वाली में वो खून तो निकला नहीं, अंदर से पकड़ी टूट गई। ये गारंटी हमारी है, 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। ये 15-20 दिन तो चल लो, वो है गलत। अच्छा, गैंग्स ऑफ गोरक्षक का ये किरदार नागेंद्र कुमार बहुत गर्व से बता रहा है कि गाय के नाम पर इंसानों को ऐसे मारा जाता है कि बस उनका खून न बहे, बस हड्डियां पसलियां ही टूटें ताकि मुकदमेबाजी का भी लफड़ा ना हो। और 2 महीने के बाद गारंटी हमारी नहीं है, आप चलोगे या नहीं चलोगे साहब। भाई मुकदमा कब नहीं लगेगा, मुकदमा तो जब ही नहीं लगेगा अगर मैंने आपको चौका मारा, खून निकला, तो कम से कम खून निकलने का मुकदमा मारा ना, तो मुकदमा तो लगना है, जरूर लगेगा। और हो सकता है कि वो चौका कनपट्टी पे लग जाए तो न डैमेज हो जाए, वो जब भी मर जाए तो भी मुकदमा लगना है। ऐसे काम ही मत करो जो मुकदमा लगे। जब आप ऐसे काम करोगे तो मुकदमा लगेगा, जब करोगे तो मुकदमा क्यों लगेगा। भाई हम गारंटी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गोरक्षा दल के पूरे 6 राज्यों में आप एक सदस्य पे भी मुकदमा। तो सुना आपने कि कैसे गैंग्स ऑफ गोरक्षकों के गुंडों को अपने शिकार को गुम चोट देने की हिदायत दी जाती है। अब इनसे मिलिए। पुष्पेंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गोरक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष, जो मुरादाबाद में बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर खुद उनसे गोरक्षक बनकर मिले। मैंने खबर कर दी कि गाड़ी निकल गई है, उसमें उनके हाथ पैर टूटने तो काम हो जाएगा पक्का। हाँ, स्कूल पक्का 24 घंटे नंबर चालू है मेरा। जरासी में स्कूल पर तुरंत वापस होता है। 6 रात के 2 बज रहे हो या 1, चाहे सालों का हो चाहे ना हो। हाँ, उनकी तोड़ दी टांगे सालों हो या ना हो। लोगों को पुष्पेंद्र शर्मा खुद को गायों का रखवाला बताता है, लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे के सामने उसने खुद कबूल किया कि उसकी गोरक्षक ब्रिगेड के सदस्य रात के अंधेरे में
गायों के हाईवे लुटेरे बन जाते हैं। बबराला के कार्यकर्ता ने हमारे ट्रक पकड़ा, 20 गाय, तो उनके आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, वो उनमें वितरित कर दिया। ऐसा नहीं कि वहां तक गाय आए, वो वहीं की वहीं अपने आपस में, वो रिकॉर्ड उनके पास है। ऐसे फर्जी गोरक्षक यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन्हें ढूंढने में आज तक की टीम को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब गैंग्स ऑफ गोरक्षकों की टोली के एक और गुंडे से मिली। ये है आचार्य सर्वमित्र आर्य, हरियाणा के गोरक्षक दल के संरक्षक। इनसे हमारी मुलाकात फरीदाबाद में हुई। उनकी बातें उन्हें गोरक्षक नहीं बल्कि गुंडा साबित करती हैं। आप तो कैसे क्या करते हैं? हम इनको खूब पकड़ते हैं, खूब टकराव होती है गाड़ियाँ, और फिर हमारी क्या टीमें बनी हुई है। मान लिया फरीदाबाद से जिले बल्लभगढ़ की तरफ गाड़ी निकले, हम उनको फोन करते हैं, पुलिस को भी करते हैं, उनको भी करते हैं। हमारे लड़के आगे से रास्ता ब्लॉक करवा देते हैं, वो आंखों से तो उसको घेर लेते हैं। फिर वो देखते हैं आगे रास्ता ब्लॉक है तो गाड़ी को चलती को छोड़ देते हैं, ये गाड़ी कहीं भी जाओ, और जल्दी से कूद के भाग जाते हैं। फिर तो ये करता है। अब हमने कुछ हथियार भी बनवा लिए, तो कुछ फायरिंग उधर से भी हो जाती है, कई बार इधर से भी हो जाती है। खुद को गोरक्षक कहने वाले सर्वमित्र की बातें उन्हें गुंडागर्दी का आचार्य साबित करती हैं। उनसे बात करते हुए हमें अंदाजा हुआ कि गैंग्स ऑफ गोरक्षकों का एक ही रूल है, ऐसे मारो कि खून ना निकले। उनके लड़के जो हैं जब मारते हैं उनको तो कैसी चोट मारते हैं, ऐसी तो खून निकले या कैसी चोट मारते हैं? नहीं, खून लिखने वाले नहीं मारते, तो जैसे मुक्का मार दिया, लात मार दी, कोनी मार दी, या कोई छोटा मोटा डंडा है तो भी सातों को यहाँ पैरों को मार। कोनियों से मतलब अंदर गुम चोट लगे? गुम चोट। हमारा लड़का कोई भी ऐसा किसी को कोई वो नहीं, सख्त निर्देश ये है कि भी ऐसी चोट कोई नहीं मारे जिससे खून आए या उसकी मृत्यु हो। गुम चोट मार अंदर से टूट जाए, वो अंदर से टूट जाए, कोई बात नहीं। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले फर्जी गोरक्षकों की बातें सुनकर कहीं से नहीं लगता कि उनके मन में गाय के प्रति जरा भी सम्मान हो। उनका असली मकसद तो गाय के नाम पर सिर्फ अपने हाथों की खुजली मिटाना है। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। ऑपरेशन गैंग्स ऑफ गोरक्षक के जरिए हमने गोरक्षकों के भेष में छिपे गुंडों को बेनकाब किया है, ताकि देश को पता चले कि मुंह में गाय और बगल में छुरी रखने वाले फर्जी गोरक्षकों के गैंग पूरे देश में एक्टिव हैं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय जिए या मरे। उनके लिए गाय सिर्फ गुंडागर्दी के उस लाइसेंस की तरह है जिसकी आड़ में वो निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से अब तक गोरक्षा की आड़ में गुंडागर्दी करने वाले फर्जी गोरक्षक 6 लोगों की जान ले चुके हैं और 25 से ज्यादा लोगों को पीट कर अधमरा कर चुके हैं। लेकिन ऐसे फर्जी गोरक्षकों को यह नहीं दिखाई देता कि जिस मां का नाम लेकर वो गुंडागर्दी मचा रहे हैं, उनकी वो मां कूड़ा खाकर मर रही है। गोरक्षकों के चोला पहने ऐसे गुंडों को सड़कों पर घूमती भूखी प्यासी गायों से कोई मतलब नहीं, जो गंदगी और पॉलिथीन खाने को मजबूर हैं। इन्हें पता भी नहीं होता कि भारत में पॉलिथीन खाने से हर दिन 20 गायें मर जाती हैं। ऐसे फर्जी गोरक्षकों पर सरकार की नजर बहुत पहले पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक पर फर्जी गोरक्षकों को बेनकाब होते देखने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। ये कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, तो मैं उन गोरक्षकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि वेटनरी डिपार्टमेंट को वो सूचना करें, आरटीओ को सूचना करें, पुलिस विभाग को सूचना करें। एनिमल क्रूरटी एक्ट है और काउ स्लॉटर एक्ट है, इसका जो भी उल्लंघन करेगा वो सजा पाएंगे। 100 नंबर पर कहें, संबंधित थाने को कहें। सच्चे गोरक्षक तो वो हैं जो गौ सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें, न कि किसी की जान लेने पर उतारू हो जाएं। इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि समाज सच्चे गौ सेवकों और गुंडे गोरक्षकों के बीच फर्क करना सीखे, ताकि गोरक्षक का चोला पहने गुंडे दोबारा किसी निर्दोष इंसान को पीटकर और फिर उसका वीडियो बनाकर अपनी करतूत का बखान न कर पाएं। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री देश को फिट एंड फाइन रखने में अपनी फिटनेस का अच्छी तरह ख्याल भले ही न रख पाएं, लेकिन मोदी सरकार के कई मंत्री मौका मिलते ही अपनी फिटनेस का ख्याल रखने में चूकते नहीं। गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये दोनों वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए। एक वीडियो में खुद
वो और दूसरे वीडियो में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिम में कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किरण रिजिजू ने ये दोनों वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काम करते हुए फिटनेस के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन राज्यवर्धन राठौड़ समय निकालकर उन्हें टफ कंपटीशन देते हैं। तो इन तस्वीरों से कुछ प्रेरणा फिट रहने की आप भी ले लीजिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।